हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राउन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज रोहित चौधरी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट टू एनिमल किंगडम के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा को पढ़ने से पहले हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, क्लासिफिकेशन मेटाजोन्स का, कि क्या क्या क्राइटेरिया यूज करे गए मेटाजोन्स को क्लासिफाई करने के लिए, वो क्राइटेरियाज हम पढ़ेंगे। जो पिछले लेक्चर में क्राइटेरियाज हमने पढ़े थे, अब उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्राइटेरिया हमने पढ़ा था वो था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेकंड क्राइटेरिया हमने पढ़ा था वो था patterns of complexities, and patterns of complexities was seen in organ system level of organization. The third criteria that we have studied was symmetry. The fourth criteria that we have studied was diploblastic and triploblastic organization. Diploblastic and triploblastic organization, it was with regard to the germ layers. And the fifth criteria that we have studied was coelom. Coelom is the internal space or the cavity. So let's start. Animal Kingdom Part 2, Phylum Porifera. अब हम 6 क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं जिससे कि मेटाजोन्स को क्लासिफाई करा जा सकता है। 6 क्राइटेरिया है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान क्या होता है? अब हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अलग अलग शेप्स होती है, अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, उनका साइज भी अलग अलग होता है। तो उनमें 4 बेसिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो सकती है, दैट इज सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। ऑलराइट, सो जो सबसे पहला बॉडी प्लान है वो है सेल एग्रीगेशन। फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ इट इज क्लियर दैट द बॉडी विल बी कंपोज्ड ऑफ ओनली सेल्स। सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होंगे, सेल्स एग्रीगेट करके सेलुलर लेवल बनाएंगे और ये हम फाइलम पोरीफेरा के अंदर देख सकते हैं। इसके अंदर लिमिटेड डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगी क्योंकि इसके अंदर कोई भी टिश्यूज और ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे और इसके अंदर कोई भी नर्व कोऑर्डिनेशन नहीं होगा सेल्स के बीच में। इसके अंदर आ जाती है एग्जांपल पोरीफेरा, और पोरीफेरा में आते हैं स्पॉन्जेस। जो सेकंड टाइप ऑफ बॉडी प्लान है वो है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर टिश्यूज फॉर्मेशन हो जाती है और जो टिश्यूज है वो अपना स्पेसिफिक रोल या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी, दिस इज द सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट, और इस सिंगल ओपनिंग से ही फूड अंदर आएगा। दैट मीन्स द फूड विल बी इंजेस्टेड बाय दिस ओपनिंग और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसी ओपनिंग से बाहर जाएगा। इंजेशन एज वेल एज ईजेशन अकर्स थ्रू द सेम ओपनिंग। ब्लाइंड सैक क्यों बोला गया है? क्योंकि एक साइड से ये बंद है, एक साइड से कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ब्लाइंड सैक बोला गया है। और इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट है इसलिए क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सिलेंट्रेटा के अंदर, टिनोफोरा के अंदर और प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर पाया जाता है। एनिमल किंगडम के अंदर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेनी है। एग्जाम्पल्स को आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे तभी वो हो पाएगी, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जाम्पल बेस्ड ही आएंगे। द थर्ड टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होता है? सेल्स टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज ऑर्गन और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स तक प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, मतलब प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा इसके अंदर। और इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर भी प्रेजेंट होगा और 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होगी। एक ओपनिंग से तो फूड को अंदर लिया जाएगा, इंजेशन होगी, और दूसरी ओपनिंग से ईजेशन होगी, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाएगा। और जो दोनों ओपनिंग्स है वो ऑपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट होगी। एंटीरियर एंड पे तो जैसे माउथ प्रेजेंट होता है और जो पोस्टीरियर एंड है उस पे एनस प्रेजेंट होता है।
ट्यूब विद इन ट्यूब, और इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, और जो फूड बॉडी के अंदर जाएगा वो एक ट्यूब के थ्रू जाएगा, और जब उस ट्यूब के थ्रू फूड अंदर जाएगा तो उसकी डाइजेशन साथ साथ होती रहेगी। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, इट इज फाउंड इन एस्के हेलमिंथेस टू कोर्डेटा। जितनी भी फाइलम्स एस्के हेलमिंथेस से लेके कोर्डेटा के बीच में आती है, उन सारों में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है, इंक्लूडिंग एस्के हेलमिंथेस एज वेल एज कोर्डेट्स। तो अब हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान को और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी प्लान है जो भी हमने पढ़े थे, ब्लाइंड सैक और सेल एग्रीगेशन, उनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है क्योंकि दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है, माउथ और एनस के लिए सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट है ऑपोजिट एंड्स पे, और ये सिलोमेट्स में पाया जाता है। सिलोमेट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर सिलोम, इंटरनल स्पेस या कैविटी प्रेजेंट होती है। और सिलोमेट्स में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का कैसे एवोल्यूशन हुआ? दो तरीकों से एवोल्यूशन हुआ, एक में तो प्रोटोस्टोम बना और दूसरे में ड्यूटेरोस्टोम। अब ये हम देख सकते हैं ब्लास्टोपोर, दिस एंड इज द ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? माउथ और एनस बनता है। अगर माउथ पहले बना है और एनस बाद में, तो उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है, वो है प्रोटोस्टोम। अगर इसका एवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि माउथ की फॉर्मेशन पहले हुई है और एनस के बाद में, तो उसको प्रोटोस्टोम बोला जाएगा। और अगर एनस पहले बना है और माउथ बाद में, तो उसके लिए टर्म यूज करी जाती है ड्यूटेरोस्टोम। उसके लिए टर्म यूज करी जाती है ड्यूटेरोस्टोम। और ये क्या है? प्रिमिटिव गट शो कर रहा है। ऑलराइट, इट इज शोइंग प्रिमिटिव गट। प्रोटोस्टोम में एग्जांपल्स आ जाती है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का की, और ड्यूटेरोस्टोम में एग्जांपल आ जाती है इकाइनोडर्मेटा से लेकर जितनी भी फाइलम्स है कोर्डेटा तक, वो सारी आएगी ड्यूटेरोस्टोम में। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को बोला जाता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी प्लान है, सिलोमेट्स में पाया जाता है जिनके अंदर की कैविटी या इंटरनल स्पेस प्रेजेंट होती है। और ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान दो तरीकों से इवॉल्व करा है। द फर्स्ट वन इज प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम में क्या होता है? सबसे पहले माउथ की फॉर्मेशन होती है और बाद में एनस की। और दूसरा तरीका है ड्यूटेरोस्टोम, जिसके अंदर पहले एनस की फॉर्मेशन होती है और बाद में माउथ की। हमारे अंदर ड्यूटेरोस्टोम पाया जाता है। प्रोटोस्टोम में एग्जांपल्स आ जाती है एनालिडा की, आर्थ्रोपोडा की और मोलस्का की, और ड्यूटेरोस्टोम में एग्जांपल आ जाती है इकाइनोडर्मेटा से लेकर कोर्डेट्स तक। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया लिया गया मेटाजोन्स को क्लासिफाई करने का, वो था सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को पढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं सेगमेंट्स क्या होती है। हम कई ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर सेगमेंट्स देख सकते हैं। सेगमेंट्स क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्सली डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे सिमिलर पार्ट्स होते हैं, वो उनको सेगमेंट्स बोला जाता है, जैसे कि हम अर्थवॉर्म की बॉडी के ऊपर देख सकते हैं। सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन क्या होती है? ट्रू सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। अब हमें अर्थवॉर्म की बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स दिखाई देती है। सेगमेंट्स क्या होती है? जो बॉडी कंस्ट्रिक्शंस होती है सरफेस के ऊपर, उनको सेगमेंट्स बोला जाता है। अब जो सेगमेंट्स बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है ना, वही सेगमेंट्स बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होनी चाहिए। बॉडी के ऊपर और अंदर अगर सेगमेंट्स प्रेजेंट है तभी उसको ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला जाएगा, और ये अर्थवॉर्म में पाई जाती है। और जो सेगमेंट्स होती है उनमें जो पार्ट्स है ऑर्गन सिस्टम्स के, ठीक है, वो लोकेटेड होते हैं।
अब हम बहुत सारे अर्थवॉर्म्स ले लेते हैं और अगर हम उनकी स्टडी करते हैं कि किस सेगमेंट पे कौन सा ऑर्गन लोकेटेड हो सकता है, तो वो सारे अर्थवॉर्म में उसी सेगमेंट पे वो ऑर्गन लोकेटेड होगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेगमेंट्स पे वो सिमिलर ऑर्गन लोकेटेड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चाहे हम कितने मर्जी अर्थवॉर्म्स ले लें और चाहे हम उन सारों की स्टडी कर ले या एक अर्थवॉर्म की स्टडी कर ले और उस अर्थवॉर्म की एक सेगमेंट को देख लें कि इस सेगमेंट पे ये ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उन सारे अर्थवॉर्म्स में उसी सेगमेंट पे वो ऑर्गन प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, सो एक्सटर्नल डिवीजन कॉरेस्पॉन्ड इंटरनल डिवीजन, और ये फिक्स्ड होती है। एक्सटर्नली जो हम डिवीजन देख सकते हैं, ठीक है, जो ट्रांसवर्स डिवीजन हम देख सकते हैं एक्सटर्नली, वही इंटरनली प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो इंटरनली प्रेजेंट है तभी उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला जाता है। जो सेगमेंट्स है इस केस में उनको मेटामियर्स बोला जाता है। ये हम अर्थवॉर्म पढ़ेंगे ना तब अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, फिर पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कोर्डेटा में पाई जाती है। पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, जो ये लाइन है एक्सटर्नल डिवीजन कोरस्पॉन्ड इंटरनल डिवीजन, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन को समझाने के लिए हमने ये लाइन लिखी है कि जो पोजीशन है इंटरनल ऑर्गन्स की वो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि हम कॉकरोच में देख सकते हैं सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है, एंड कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में जो हम ये सेगमेंटेशंस देख सकते हैं, ये है, ये सेगमेंट्स, ये पार्ट्स है ना, ये सिमिलर होंगे, सिमिलर पार्ट्स होंगे ये एनालिडा में, और कॉकरोच में भी जो ये सेगमेंट्स दिख रही है। अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनालिडा। Based on the type of segmentation, the animals can be of three types. जो फर्स्ट टाइप है वो है unsegmented, दूसरी तरह की है segmented और truly segmented, और जो तीसरी तरह की है वो है pseudo segmented। unsegmented में क्या होता है, जो बॉडी है उस पर कोई भी कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट नहीं होंगी, कोई भी सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगी, जैसे कि हम राउंड वॉर्म्स में देख सकते हैं। सेगमेंटेड में जो कि ट्रूली सेगमेंटेड है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करती है, जैसे कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा के अंदर। एनालिडा में जैसे एग्जांपल आ जाती है अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म में जो सेगमेंट्स प्रेजेंट है ना वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से काम करती है, वो इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ऑलराइट, इसीलिए उसको ट्रू सेगमेंटेशन बोला जाता है, क्योंकि वो बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट है और इंटरनली भी वो सेगमेंट्स प्रेजेंट है। और थर्ड टाइप है शूडो सेगमेंटेड। शूडो सेगमेंटेड एनिमल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर तो कंस्ट्रिक्शंस पाई जाती हैं, बट जो बॉडी के अंदर है उसमें कोई कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी सेगमेंट्स नहीं प्रेजेंट होती। अब उसके अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होती और जो सेगमेंट्स है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है। एक सेगमेंट सारे फंक्शंस अपने आप परफॉर्म कर सकती है, इंटर रिलेटेड या इंटरकनेक्टेड नहीं है वो सेगमेंट्स, इसीलिए उनको शूडो सेगमेंटेड बोला जाता है। और शूडो सेगमेंटेड में एग्जांपल आ जाती है प्लेटिहेलमिंथेस की। अब हमारे अंदर जैसे अब कोर्डेट्स की एग्जांपल लिए है, हमारे अंदर क्या होता है, जो एब्स बनाते हैं लोग, एब्स की फॉर्मेशन किस वजह से होती है, वो एब्स क्या है, वो सेगमेंट्स ही तो हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी बॉडी में भी सेगमेंट्स पाई जाती थी, तभी एब्स का फॉर्मेशन होता है। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया लिया गया मेटाजोन्स को क्लासिफाई करने का वो था नोटोकोड। अब ये नोटोकोड क्या होता है, नोटोकोड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि
अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एनिमल्स में बनता है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को और ये मेसोडर्मल सेल से डिराइव्ड है। ओरिजिन इसका क्या है? मेसोडर्मल सेल से डिराइव किया जाता है और ये इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज ए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज एंडोस्केलेटन का काम करता है और ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है नॉन कोर्डेटा के अंदर। फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ इट इज क्लियर दैट नोटोकॉर्ड विल बी एब्सेंट इन नॉन कोर्डेट्स एंड इन कोर्डेट्स नोटोकॉर्ड विल बी प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कोर्डेट्स के अंदर। कोर्डेट्स के अंदर भी वर्टिब्रेट्स आते हैं। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है उसको वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन को बोला जाता है। तो कोर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स आएंगे और वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड है उसको वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाता है। In some chordata, notochord is replaced by vertebral column and this vertebral column is nothing but backbone. तो फिर हम क्या हुए? हम chordates हैं और हम vertebrates के अंदर आते हैं। By vertebral column called vertebrata. अब ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल वर्टिब्रेटा आर कोर्डेटा बट ऑल कोर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा। सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कोर्डेटा होते हैं क्योंकि वर्टिब्रेटा में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाता है, बैकबोन से रिप्लेस कर दिया जाता है। बट जो प्रोकोर्डेट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए सारे के सारे कोर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं है। जो किंगडम एनिमेलिया है वो एनॉर्मस डाइवर्सिटी शो करता है। अब हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किंगडम एनिमेलिया की, और ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होगी? कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के बेसिस पर। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पे किंगडम है, किंगडम कौन सी है? एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर, ये तो मोस्ट कॉमन फीचर है एनिमल्स का, मल्टी सेलुलैरिटी। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने फर्स्ट क्राइटेरिया पढ़ा था जिससे कि हमने मेटाजोन्स को क्लासिफाई करा था, वो था सेलुलर लेवल, और हमने पढ़ा था टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल कौन सी फाइलम में पाया जाता है? फाइलम पोरीफेरा के अंदर। ऑलराइट, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री कौन सी हो सकती है? रेडियल। रेडियल सिमेट्री किसके अंदर पाई जा सकती है? सिलेंट्रेटा फाइलम में, सिलेंट्रेटा में, निडेरिया में और टीनोफोरा के अंदर। बाइलेटरल सिमेट्री, अब इन टर्म्स का मीनिंग तो क्लियर है ना, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रेडियल सिमेट्री क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है। So I won't be explaining it again. बायलेटरल में क्या है? अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है उसके लिए टर्म यूज करी जाती है एसिलोमेट्स। इसके अंदर आ जाते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के मेंबर। अगर फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है, शूडो मीन्स फॉल्स एंड सिलोमेट्स मीन्स सिलोम, तो इसके अंदर आ जाते हैं एस्केहेलमिन्थिस के मेंबर्स। और अगर ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, दैट मीन्स सिलोमेट्स, तो सिलोमेट्स में मेंबर्स आ जाते हैं एनालिडा फाइलम के, आर्थ्रोपोडा के, मोलस्का के, इकाइनोडर्मेटा के, हेमिकोडेटा के एंड कोडेटा के। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने देख लिया किंगडम एनिमेलिया का, और हम देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं इसके मेंबर्स। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फाइलम, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, सबसे पहले हम जो वर्ड है पोरीफेरा, इसका मतलब जान लेते हैं क्या होता है। पोरीफेरा, पोरी इज रिलेटेड टू पोर, ऑलराइट, एंड फेरा मीन्स टू बियर।
फेरा मीन्स टू बियर। इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस फाइलम को पोरीफेरा बोला जाता है। अब हम इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट फीचर इज दे आर जनरली मैरीन। मैरीन मीन्स दे कैन बी प्रेजेंट ईदर इन सी और ओशन, ऑलराइट, और सम आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एज वेल, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट एवरीवेयर, और जो एक्सेप्शंस होती हैं वो एग्जामिनर की फेवरेट होती है, इसीलिए जो एक्सेप्शंस है उन पे खास ध्यान देना है। फ्रेश वाटर में पाया जाता है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला एग्जाम्पल है, और ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल मींस देयर बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, चाहे एक्सिस को कहीं मर्जी से पास कर दें इनकी बॉडी में से, बट इनकी बॉडी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं की जा सकती। और ये सिसाइल होते हैं। सिसाइल मींस दे आर अटैच्ड टू अ सॉलिड सबस्ट्रेटम, किसी सबस्ट्रेटम या सरफेस के साथ अटैच्ड होंगे, फ्री फ्लोटिंग नहीं होंगे। द सेकेंड फीचर इज दीज आर प्रिमिटिव, बहुत पहले पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स, इनकी बॉडी काफी सेल्स से बनी हुई है, और मल्टी सेलुलैरिटी तो एक कॉमन फीचर है, मोस्ट कॉमन फीचर है एनिमल्स का, और इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेलुलर लेवल, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि काफी सारे सेल्स एग्रीगेट करके एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। ये प्रिमिटिव इसलिए है क्योंकि ये 600 मिलियन ईयर्स अगो भी इसकी थोड़ी स्पीशीज थी वो पाई जाती थी, और इसके अंदर लगभग 5000 स्पीशीज प्रेजेंट है। अब हम पोरीफेरा के अंडर एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं, और एग्जाम्पल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम के अंदर। आप एक पेज ले लेना, उसके ऊपर फाइलम्स लिख लेना सारी, ठीक है, और जो फाइलम्स हैं उनकी एग्जाम्पल्स लिख लेना उनके सामने। सिंगल शीट पर ही सारी फाइलम्स आनी चाहिए, और सिंगल शीट पर ही सारे एग्जाम्पल्स आने चाहिए फाइलम्स के सामने, और उनको रिवाइज करते रहना, ताकि जो मेंबर्स हैं वो कौन सी फाइलम से बिलोंग करते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं पोरीफेरा के अंडर, दैट इज साइकोन। ये साइकोन की हम बॉडी देख सकते हैं, ये ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, ये ब्लैक डॉट्स क्या है, दीज आर पोर्स, इनको पोर्स बोला जाता है। पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करेगा, ठीक है, बॉडी के अंदर वाटर कैसे एंटर करेगा, पोर्स के थ्रू, और ये लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट है अपर एंड पे, इसको क्या बोला जाता है, ये लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट है अपर एंड पे, इसको बोला जाता है ओस्कुलम। ओस्कुलम के थ्रू वाटर एग्जिट करेगा, बाहर निकलेगा बॉडी के थ्रू, ठीक है, एंटर यहां से करेगा पोर्स के थ्रू, और बाहर कैसे निकलेगा, ओस्कुलम के थ्रू वाटर, ऑलराइट। और जो साइकोन होता है वो कई बार एसिमेट्री भी शो करता है, और कई बार रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं, बट हमने तो पढ़ा है कि फाइलम पोरीफेरा के मेंबर सारे एसिमेट्रिकल होते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि साइकोन रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है क्योंकि एक्सेप्शंस मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। दूसरा मेंबर है यूस्पोंजिया, इसको क्या बोला जाता है, बाथ स्पॉन्ज, इसको बाथ स्पॉन्ज बोला जाता है क्योंकि जो इसका टेक्सचर होता है वो बाथ स्पॉन्ज से रिलेटेड होता है, और इसको एज ए बाथ स्पॉन्ज भी यूज करा जाता है। इसकी बॉडी के ऊपर भी हम देख सकते हैं ये पोर्स प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज द ओस्टिया। प्लूरल फॉर्म होती है ओस्टिया एंड द सिंगुलर इज ओस्टियम। जो पोर्स होते हैं उनको ओस्टियम बोला जाता है, ओस्टिया बोला जाता है। अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो हमें ऐसे लगेगा कि अगर हम एक एक्सिस पास करें बीच में से, और ये तो
लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में डिवाइड हो चुकी है, 2 इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो चुकी है. दैट मीन्स यू स्पॉन्ज इज शोइंग विच सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री. बट ये बाइलेटरल सिमेट्री शो नहीं करता. एक्सटर्नली तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, पर जो इंटरनली ऑर्गन्स की लोकेशन है ना, वो इस तरीके से है कि उनको लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करा जा सकता. इसीलिए ये एसिमेट्रिकल है. जो थर्ड एग्जांपल है वो है स्पॉन्जिला की. स्पॉन्जिला हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी इसकी, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है और ये भी एसिमेट्री ही शो करता है. तो ये कुछ एग्जांपल्स थी फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स की. अब आता है मेन स्ट्रक्चर, मेन डायग्राम आती है, बेसिक स्ट्रक्चर आता है फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स का. ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ गया तो मतलब फाइलम पोरीफेरा आपको समझ आ चुकी है. तो इस स्ट्रक्चर को जब हम समझेंगे तो हमें बहुत सारी नई नई टर्म सीखने को मिलेगी, उनके मतलब पता चलेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है इसको समझने में. सो लेट्स स्टार्ट. हमने एक फीचर पढ़ा था कि जो मेंबर्स है फाइलम पोरीफेरा के वो एक सॉलिड सरफेस के साथ अटैच्ड होंगे, एक सॉलिड सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होंगे. तो अब हम इसमें देख सकते हैं जो इंडिविजुअल है वो अटैच्ड है इसके साथ, और इसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है दैट इज सिसाइल, मींस इट इज अटैच्ड टू अ सॉलिड सबस्ट्रेटम. सबसे पहले हम सेल्स पढ़ेंगे पिनेकोसाइट्स. पिनेकोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स ये ब्राउन कलर्ड सेल्स हैं. ये थिन स्केल लाइक सेल्स प्रेजेंट है जो कि आउटर एपिथेलियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं. इनको क्या बोलते हैं? पिनेकोसाइट्स. ये आउटर एपिथेलियम बना रहे हैं. स्केल लाइक थिन सेल्स प्रेजेंट एंड दीज आर फॉर्मिंग द आउटर लेयर. द सेकंड टाइप ऑफ सेल्स आर कोआनोसाइट्स and these choanocytes are forming the inner epithelium or the inner choanoderm. Choanocytes ये सेल्स है, ये सेल है और इसके ऊपर ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट है और ये बीच में से एक फ्लैजिला निकल रहा है. इसको मैग्नीफाई करके हम देख लेते हैं. यहाँ पर ये है क्वानोसाइट और इसको मैग्नीफाई करके इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा. ये सेल है, ऑलराइट, और इसके बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इस सेल के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है. माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना. ठीक है, माइक्रोविलाई का फंक्शन यही होता है. हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट है और ये माइक्रोविलाई वहां पर क्या काम करती है? एब्जॉर्प्शन का. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का काम करती है ताकि न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाए. तो फंक्शन सेम है. ये न्यूक्लियस है और हम एक फ्लैजिलम देख सकते हैं. दिस इज द फ्लैजिला. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वानोसाइट. द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स वी कैन सी इज अमीबोसाइट्स. अमीबोसाइट्स प्रेजेंट है. ये येलो कलर्ड सेल्स है, इनको अमीबोसाइट्स बोला जाता है. ये अमीबोसाइट्स इस जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर, ये जो स्काई ब्लू डॉट्स दिखाए गए हैं, जिलेटिनस मैट्रिक्स को मिजोग्लिया बोला जाता है. इसको क्या बोला जाता है? मिजोग्लिया. इस मिजोग्लिया के अंदर फ्रीली वॉन्डर करेंगे ये अमीबोसाइट्स. ऑलराइट, और एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो कि अमीबोसाइट्स की टाइप है, उनको बोला जाता है स्क्लेरोब्लास्ट. और वो जो स्क्लेरोब्लास्ट है वो क्या स्क्रीट करते हैं? स्पिक्यूल्स क्रिएट करते हैं. अब हम देख लेते हैं स्पिक्यूल्स. ये स्पिक्यूल्स कौन क्रिएट करते हैं? एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ अमीबोसाइट्स होते हैं जिनको कि स्क्लेरोब्लास्ट बोला जाता है, जो कि ये स्पिक्यूल्स क्रिएट करेंगे. और ये स्पिक्यूल्स एंडोस्केलेटन बनाते हैं, इंटरनल फ्रेमवर्क बनाते हैं. और ये स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं. मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, वैसे सिलिका के भी बने हो सकते हैं, बट मोस्टली ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होगा. ये जो अपर एंड पर लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओस्कुलम. इसको क्या बोलते हैं हम? ओस्कुलम. ऑलराइट.
पोरोसाइट्स ये सेल्स हैं, सही मार्क कर लेना इनको, दीज आर द पोरोसाइट्स, ये ट्यूबुलर सेल्स हैं, ट्यूबुलर सेल्स है और उनके बीच में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जो दो ट्यूबुलर सेल्स हैं, यहाँ पे एक ये ओपनिंग प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, ओस्टियम, इसको क्या बोलते हैं, ओस्टियम, और प्लूरल इसको बोलते हैं ओस्टिया। ओस्टिया मतलब बहुत सारे, प्लूरल के लिए यूज करी जाती है और सिंगुलर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओस्टियम, ये ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। और ये लार्ज कैविटी प्रेजेंट है, सिलेंड्रिकल कैविटी, ये जो कैविटी हम देख सकते हैं लार्ज सिलेंड्रिकल कैविटी, इसको स्पोंजोसील बोला जाता है, इसको स्पोंजोसील बोला जाता है, सील मींस कैविटी, ऑलराइट। और ये मिजोग्लिया है या इसको मिजनकाइम बोल देते हैं। और ये मिजनकाइम क्या है, ये जिलेटिनस मैट्रिक्स है जिसके अंदर की ये अमीबोसाइट्स आराम से घूमेंगे, बिंदास इधर उधर घूमेंगे आराम से। अब हम वाटर कैनाल सिस्टम समझ लेते हैं इसके अंदर कि वाटर करंट कैसे फ्लो करता है, इसके अंदर वाटर कैसे फ्लो करता है। वाटर आएगा ओस्टिया के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है, ओस्टिया के थ्रू एंटर करके स्पोंजोसील में जाएगा जो कि कैविटी प्रेजेंट है, सिलेंड्रिकल कैविटी प्रेजेंट है, लार्ज सिलेंड्रिकल कैविटी, और ऑस्कुलम के थ्रू पानी बाहर फेंका जाएगा। जो नेक्स्ट फीचर है फाइलम पोरिफेरा का वो है स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। हमने अभी डायग्राम में देखा कि वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, कैसे वाटर करंट को जनरेट किया जाता है। जो वाटर है वो किसके थ्रू एंटर करेगा, माइन्यूट पोर्स के थ्रू। उन माइन्यूट पोर्स को क्या बोला जाता है, ओस्टिया। ओस्टिया प्लूरल फॉर्म है और ओस्टियम है वो है सिंगुलर फॉर्म, ओस्टियम इज सिंगल पोर, ऑलराइट। जो ओस्टिया है वो बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट है और वाटर ओस्टिया के थ्रू एंटर करके एक सेंट्रल कैविटी में जाएगा जिसको कि स्पोंजोसील बोला जाता है। सील मींस कैविटी, ऑलराइट। तो जो बॉडी होती है स्पॉन्जेस की वो सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी है और बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है जिसको कि स्पोंजोसील बोला जाता है। स्पोंजोसील से जो पानी है वो बाहर कैसे निकलेगा, वो ऑस्कुलम के थ्रू निकलेगा। ऑस्कुलम एक लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट है अपर एंड पे जिससे कि पानी बाहर निकलेगा, ऑलराइट। तो जो ये पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये हेल्पफुल है फूड गैदरिंग के अंदर, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के अंदर, रिमूवल ऑफ वेस्ट के अंदर और फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो पाथवे है वाटर कैनाल सिस्टम का वो फूड गैदरिंग में हेल्प करेगा। अब फूड गैदरिंग में कैसे हेल्प करेगा, जो ओस्टिया प्रेजेंट है उनके थ्रू वाटर अंदर आएगा, वाटर के साथ फूड मटेरियल भी तो अंदर आएगा। तो जो फूड मटेरियल है वो वाटर के थ्रू अंदर आता है और जो कॉर्नोसाइट्स पे जो कि ओल सेल्स या फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स है उनके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तो उससे फूड एब्जॉर्प्शन होगा वहां पर, ठीक है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कैसे होता है, गैसेस का एक्सचेंज भी वाटर के थ्रू ही होगा। रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट है बॉडी में से बाहर निकलना है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलेगा जब पानी बाहर निकलेगा ऑस्कुलम के थ्रू। और फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, इवन दो स्पॉन्जेस आर हर्मेफ्रोडाइट देन ऑल्सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर्स इन देम। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होती है, पहले तो हर्मेफ्रोडाइट टर्म क्या होती है, हर्मेफ्रोडाइट उन ऑर्गेनिजम्स के लिए टर्म यूज करी जाती है जो कि स्पर्म और ओवा दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है और वो वाटर के थ्रू होगी। जो नेक्स्ट फीचर है फाइलम पोरिफेरा का वो है क्वानोसाइट्स। दीज आर द कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल्स और आल्सो नोन एज कॉलर सेल्स। ये स्पोंजोसील को लाइन करते हैं, ठीक है, स्पोंजोसील की लाइनिंग ये बनाते हैं और कैनाल्स को भी, ऑलराइट। जो डाइजेशन है वो है इंट्रासेलुलर, इंट्रा मींस इनसाइड द सेल, इंट्रा मींस इनसाइड द सेल। जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर होगी। और जो बॉडी है दैट इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन, और स्केलेटन को क्या बोलते हैं हम, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मींस इंटरनल फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी का, और ये एंडोस्केलेटन स्पिक्यूल से बना होता है, स्पिक्यूल से। हमने अमीबोसाइट्स पढ़े थे
एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जिनको स्क्लेरोब्लास्ट बोलते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट भी अमीबोसाइट्स ही हैं जो कि स्पिक्यूल्स क्रिएट करते हैं। और ये स्पिक्यूल्स किससे बने हो सकते हैं? ये स्पिक्यूल्स बने हो सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से या सिलिका से। कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने हो सकते हैं स्पिक्यूल्स। और जो एंडोस्केलेटन है वो स्पॉन्जिन फाइबर से भी बना हो सकता है। हमने डायग्राम में स्पॉन्जिन फाइबर्स को भी लेबल किया हुआ था बट वहां पे डिस्कस नहीं करा था, तो एक बार डायग्राम में फिर से देख लेना। स्पॉन्जिन फाइबर्स भी एंडोस्केलेटन फॉर्मेशन का काम करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फीचर है, वो है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेपरेट नहीं है मतलब हर्माफ्रोडाइट है। दैट मीन्स एग्स एंड स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। अब जो टर्म हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है और मोनोशियस है, इन तीनों टर्म का मीनिंग एक ही होता है। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल एंड मोनोशियस। हर्माफ्रोडाइट हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स के लिए, मोनोशियस भी प्लांट्स के लिए। ऑलराइट, और इन तीनों टर्म्स का मीनिंग एक ही होता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के ऊपर प्रेजेंट होंगे। और जो स्पंजिस है वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? जब भी उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट टूट गया, मतलब फ्रेगमेंट जो बनी है वो आगे जाकर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना सकती है, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जो लास्ट फीचर है फाइलम पोरीफेरा का वो है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती, वाटर के अंदर नहीं होती। और जो डेवलपमेंट है वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है तो उसका मतलब होता है इसके अंदर लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व है। डायरेक्टली एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं होगा, लार्वल स्टेजेस बनेगी फिर जाकर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। मतलब इसके अंदर एक लार्वल स्टेज होती है, ऑलराइट, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जो कि एक्सटर्नली डिस्टिंक्ट होगी, अलग होगी एडल्ट से। तो इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ये याद रखना। एग्जांपल्स आ जाती है स्पॉन्जिस में, पोरीफेरा के अंडर एग्जांपल्स आती है साइकोन, कॉमन नेम है स्काइफा, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला दैट इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और इसके अंदर ओके ये एक्सेप्शन है, ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ऑलराइट। और यूस्पोंजिया को कॉमनली क्या बोला जाता है? बाथ स्पॉन्ज। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम पोरीफेरा। नाउ इट्स द क्वेश्चन टाइम। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज the only incorrectly matched pair is, here phylums are given on the left side and on the right side level of organizations are given. So you have to identify the incorrectly matched pair. Porifera shows cellular level of organization, right. Cnidaria shows tissue level of organization, it is also correct. Annelida shows organ level only, not only, so it is incorrect. Mollusca shows organ system level of organization, it is also correct. So the only incorrectly matched pair is Annelida, which is showing organ level only. The next one is coelom, that you know it is the cavity or the internal space. It is found between the cavity of body wall and ectoderm. No, because body wall itself is made up of ectoderm. Ectoderm and endoderm, yeah, it is right, because coelom is present between outer body wall, and outer body wall is made up of ectoderm, and inner gut wall is made up of endoderm. The next question is, this is the question and these are options given. Organ system level of organization, bilateral symmetry and true coelomates with segmentation of body. ये तीनों कैरेक्टर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, कौन से
फाइला में पाए जाते हैं. Alright, select the correct option of animal groups which possess all the above characteristics. So we have to identify in which animal groups all these characteristics are present. Annelida, Arthropoda and Chordata. Segmentation of the body is present only in these three. So option number 1 is correct. The next question is, identify a pseudocoelomate animal in which false coelom is present. Planaria, it belongs to Platyhelminthes. No. Starfish, it belongs to Echinodermata. No. Ascaris is a roundworm and it is a pseudocoelomate. So option number 3 is correct. And this Pleurobrachia, it belongs to Ctenophora. The next question is, in diploblastic animals, mesoderm and mesoglia both are present. No, mesoderm is absent. This is wrong. Mesoderm is present but mesoglia is absent. This is again wrong because mesoderm is absent. Mesoderm is absent but mesoglia is present. This is absolutely correct. हमने डायग्राम में भी देखा था, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में मेसोडर्म एब्सेंट होता है और मेसोडर्म की जगह मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन डायग्राम्स A and B represent two types of symmetries. A and B are found respectively in, this one is radial symmetry. This one is radial symmetry and this one is showing bilateral symmetry, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है क्या होती है. स्टारफिश में क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है, सही है. और फिशेस में बायलेटरल, एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. लार्वा ऑफ स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती. अब आप ये मत समझ लेना कि ये तो क्रैब है तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगी. क्रैब, आपको ये साथ वाली ऑप्शन भी देखनी पड़ेगी. और ये डायग्राम्स इसलिए दी गई है ताकि आपको सिमेट्री शो की जाए कि ये बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है और ये रेडियल सिमेट्री. अब यहां पर फिश नहीं बनी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑप्शन नहीं आएगी. यू हैव टू सी द सिमेट्रीज एंड देन यू हैव टू गेस द ऑप्शंस. The next question is, A and B are two types of coeloms indicated in diagrams. All right, A and B are found respectively in. So first of all, identify this first diagram. A diagram is showing which type of coelom? It is showing true coelom, that is eucoelom. All right, and this B diagram is showing pseudocoelom, that is false coelom. Phylum Arthropoda and phylum Platyhelminthes? No. Phylum Annelida and phylum Aschelminthes? Absolutely correct. Option number 2 is correct because in Annelida we can see true coelom and in Aschelminthes, that are roundworms, we can see pseudocoelom. So this was all about the question round.